हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे रिजल्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके रिजल्ट्स क्या थे। ठीक है, अब आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिन लोगों ने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो दो मेन डिफेक्ट्स थे, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पूरा लेक्चर देखिएगा, समझिएगा इसको। यहाँ पर वो कहता है कि ऑल्दो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम वाज नॉट करेक्ट। रदरफोर्ड ने बेसिकली जो प्लम पुडिंग मॉडल था एटम का वो प्रूव कर दिया था कि वो करेक्ट नहीं है, जो कि बेसिकली जे थॉमसन ने बताया था। ठीक है, जे थॉमसन ने पेश किया था। अब प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम होता क्या है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ डायग्राम के साथ। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ना प्लम पुडिंग जो है एक डिश होती है, डेज़र्ट है एक, जो बेसिकली केक की तरह होती है। उस केक पर आप जब डिफरेंट किस्म के लाइक मेवे सजा देते हो, जैसे बादाम, काजू, किशमिश वगैरह अगर आप सजा देते हो, उसके ऊपर रख देते हो, सो उस डिश को कहते हैं हम प्लम पुडिंग। तो जे थॉमसन जो था उसने ये कहा था कि एक एटम जो होता है ना उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, जो कि रदरफोर्ड ने गलत साबित कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसमें भी दो डिफेक्ट्स थे। अब वो डिफेक्ट्स कौन कौन से थे वो हम डिस्कस करते हैं। पहला डिफेक्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज होता है, बेसिकली कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड जो था ना उसने ये कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा और मैंने आपको ये बताया कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि जी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो बेसिकली कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल का मतलब होता है यहाँ पर एक्सेप्टेड, मीन्स कि जो एक्सेप्ट कर ली गई है। थ्योरी क्या होती है, ए थ्योरी इज़ ए साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जनरल प्रिंसिपल, जिसको बेसिकली अब देखें जैसे कोई भी साइंटिस्ट है वो डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस पेश करते हैं। ठीक है, सपोज़ देखें ये सामने बॉल पॉइंट रखा है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट है वो कहता है कि ये बॉल पॉइंट जो है वो प्लास्टिक का है और दूसरा कहता है ये आयरन का है, लोहे का है। ठीक है, ये तो उन्होंने हाइपोथेसिस पेश कर दिया। ठीक है, कि एक ने कहा ये प्लास्टिक का है, एक ने कहा ये लोहे का है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में इस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, फिर एक रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि जी वाकई ये जो है पेन जो है वो प्लास्टिक का है। ठीक है, तो इसको फिर हम थ्योरी बोलते हैं। इसी तरह से रेडिएशन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली क्या होती हैं, शुआएँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं बेसिकली, जो कि एक अनस्टेबल एटम के अंदर से निकलती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। पार्टिकल्स
बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम। किसी भी अनस्टेबल एटम के न्यूक्लियस से निकलने वाले पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को, ठीक है, और उन रेज को हम रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जी रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है और कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखें, ये एटम का है न्यूक्लियस, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होता है उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इनको आप शेल्स को, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स होते हैं, इनको आप शेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स बोलते हो। अब जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्योंकि रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो जब रिलीज़ कर रहा है कंटिन्यूसली एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो उसको तो न्यूक्लियस के करीब आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब आना चाहिए, ठीक है, और एक वक्त ऐसा आए कि वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाए और एटम क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, एटम तबाह हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने ये जो बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो गलत है, वो सही नहीं है, ठीक है। फिर इसी से लिंक्ड करते हुए एक और डिफेक्ट था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। वो क्या था कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, दे शुड फॉर्म ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, लेकिन जब देखा गया एटम का स्पेक्ट्रम तो वो क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। दोबारा से देख लें कि जब किसी इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो उसको बेसिकली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन बाद में जब एटम का स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम था। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम की समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो आसान वर्डिंग में स्पेक्ट्रम का अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेक्ट्रम बेसिकली ना कलर पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे रेनबो होती है, रेनबो में आप देखते हैं डिफरेंट कलर्स आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है, एक पैटर्न होता है डिफरेंट किस्म के कलर्स का, तो इसको बेसिकली हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो प्रॉपरली मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है स्पेक्ट्रम की, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि बेसिकली कलरिंग, जो कलर पैटर्न होता है, जो कलरिंग स्कीम होती है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम एटम का शो कैसे होता है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि देखें, एक हमारे पास है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, जो बेसिकली एटम का स्पेक्ट्रम देखता है। अब हमने उस स्पेक्ट्रोमीटर में हमने एटम को रख दिया, उसकी एक स्क्रीन होती है, ठीक है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो आपको स्क्रीन पर कलर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वो बता रहा है कि व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड they emit light of certain wavelengths which correspond to different colors। वो कह रहा है जब भी एटम्स एक्साइट करता है, एक्साइट एटम करने का क्या मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है या लूज़ करता है, ठीक है, वो हायर से लोअर शेल में और लोअर से हायर शेल में जंप करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करता है तब वो बड़े वाले शेल से छोटे वाले शेल में आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो छोटे वाले शेल से बड़े वाले शेल में आ जाता है, ठीक है। तो इस दौरान वो लाइट एमिट करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, ठीक है, जो कि बेसिकली आपको स्क्रीन पर डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में शो हो जाती है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो तरह का होता है,
एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिल्कुल आपकी जैसी रेनबो होती है। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बेसिकली ना कलर्स के दरमियान गैप ना हो, ठीक है। एक कलर के बाद फ़ौरन दूसरा कलर स्टार्ट हो जाए, फ़ौरन तीसरा कलर स्टार्ट हो जाए। जैसे आप रेनबो में देखते हैं कि एक कलर फेड होना स्टार्ट होता है तो ऊपर उससे दूसरा कलर इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दरमियान में गैप नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कलर शो हो रहा है, फिर दरमियान में काफ़ी सारा गैप है, फिर ऊपर दूसरा कलर शो हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली डिफरेंट कलर्स के बॉर्डर को डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, ठीक है। जबकि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जैसे ये जो कलर्स शो हो रहे हैं, अब ये मैंने प्रिंट आउट जो है ये ब्लैक एंड वाइट निकाला है, तो इस वजह से आपको ये कलरिंग लाइंस तो नहीं शो हो रही होंगी, लेकिन आपको जस्ट नज़र आ रही हैं यहाँ पर डिफरेंट किस्म की लाइंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स की लाइन है, ठीक है। तो जब भी एटम एक्साइट करता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन कलर्स के दरमियान काफ़ी सारा गैप है, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये कलर उसी वक्त शो होता है जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर टू लोअर या लोअर टू हायर ऑर्बिट्स में जंपिंग करता है, ठीक हो गया। सो दूसरा डिफेक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जी रदरफोर्ड जब कहता था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता तब उसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए था, इस तरह का, ठीक है। लेकिन उसका जब स्पेक्ट्रम देखा गया एटम का, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक हो गया। आगे क्या है वो कह रहा है, ऑल्दो द साइंटिस्ट हैड ऑब्जेक्शंस ऑन द एटॉमिक मॉडल प्रेजेंटेड बाय रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उस पर डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट को ऑब्जेक्शन था, एतराज़ था, ठीक है। येट इट कल्टिवेटेड थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ अमंग दैम। लेकिन देखो उसने बेसिकली चलें किसी चीज़ का आगाज़ तो किया ना, इससे क्या हुआ, दूसरे साइंटिस्ट को बेसिकली काम मिल गया, उनको एटम से रिलेटेड, एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड फिर डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ आए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, कल्टिवेटेड का मतलब होता है टू प्रिपेयर, ठीक है, तैयार करना। प्रोवोकिंग का मतलब होता है गिव राइज टू। अब दे इनिशिएटेड द क्वेस्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बेसिकली ना इस चीज़ का आगाज़ हुआ कि डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस थे ना वो राइज़ हुए, ठीक है। और रदरफोर्ड ने ये जो सारा काम किया, इससे बेसिकली दूसरे साइंटिस्ट के जहन में आइडियाज़ आए, ठीक है। और उन्होंने कुछ सवाल रेज़ किए। वो सवाल कौन कौन से थे कि हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम्स स्टेबल। अब एटम जो है वो कोलैप्स हो सकता है या एटम्स जो है वो स्टेबल क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। वाई डज़ एन एटम गिव द लाइन स्पेक्ट्रम। अब एटम ने बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिया, ये भी एक क्वेश्चन रेज हुआ। साइंटिस्ट कंसीडर्ड दैट देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम। अब साइंटिस्ट ने ये कंसीडर किया, ये तस्लीम किया कि एटम का एक और तरह का मॉडल होता है, इस तरह का मॉडल नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेसिकली कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट परफेक्ट। सो ये साबित हुआ कि रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। सो जी ये आपने देखे आज के लेक्चर में डिफेक्ट्स, होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।